भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी या बोलना। वाणी या बोलना। आपने देखा होगा जब हम समाज में, समाज क्या है, समाज में जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात को हम सुनते हैं। तो ये क्या है, एक तरीका। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भाषा शब्द है, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि समाज में हम अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा में आपने देखा होगा, भाषा मुख्य रूप से दो रूपों में दिखाई देती है। एक तो इसका मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप का मतलब होता है, मौखिक रूप, मौखिक रूप का मतलब होता है जो भी हम बोलते हैं, हमने बोला आपने सुना, तो ये है इसका मौखिक रूप। दूसरा होता है लिखित रूप। लिखित रूप किसे कहेंगे बच्चों? लिखित रूप है जिसे हम, लिखित रूप, लिखित रूप में जैसे लिखते हैं और सामने वाला पढ़ता है, इसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। तो मुख्य रूप से भाषा के ये दो रूप ही पूरी दुनिया में प्रचलित होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग गूंगे बहरे भी होते हैं, या कुछ लोग जैसे बोल नहीं पाते, या अपने संकेत द्वारा, अपने हाथों के इशारे से या चेहरे के इशारों से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो तीसरा जो रूप, अभी हालांकि इसे मान्यता नहीं मिली है, एक सांकेतिक रूप भी दिखाई देता है। सांकेतिक रूप, मोटे तौर पर कहें तो भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। सांकेतिक रूप हालांकि ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन हम इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको लिखित रूप और मौखिक रूप और लिखित रूप के बारे में बताना चाहूंगी। भाषा का जो मौखिक रूप है, जब हम अपनी बात को आप तक पहुंचाएं तो वो मौखिक रूप हो गया। मौखिक रूप ज्यादा इसको रिकॉर्ड के रूप में रख नहीं सकते। मौखिक रूप जो है एक अस्थायी रूप है, जबकि लिखित रूप जो है भाषा का एक स्थायी रूप है। अब चूंकि लिखित रूप को स्थायी रूप में रखने के लिए कुछ लिपि संकेतों की आवश्यकता होती है। लिपि संकेत क्या है? लिपि संकेत होते हैं जिनकी लिपि, लिपि होती है जिनके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। तो दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा का अपना एक लिपि संकेत होता है। लिपि संकेत के माध्यम से ही, लिपि के माध्यम से ही हर दुनिया में भाषा को लिखा जाता है। इस प्रकार हम लिपि के बारे में कह सकते हैं, लिपि क्या है? लिपि एक है लिखने की विधि, लिखने की विधि, लिखने की विधि, जिसे हम क्या नाम देंगे? लिपि। लिखने की विधि, हर भाषा की अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके होते हैं। हर तरीके को हर देश में अपनी भाषा के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे भारत देश में, भारत की जो भाषा है ये है, हमारे भारत देश की मूल भाषा है संस्कृत। और संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। क्योंकि संस्कृत जो है, इसके दो रूप देखे जाते हैं। पहला होता है वैदिक संस्कृत, पहला होता है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जो है भाषा का वह रूप है जिसमें वेद संहिताएं, उपनिषद आदि रचे गए हैं। लेकिन महर्षि पाणिनि जी ने वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये ग्रंथ
महर्षि पाणिनि द्वारा रचित है और महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्यवस्थित किया है। जब संस्कृत भाषा व्यवस्थित हुई तो सबसे पहले बात आई वर्ण की, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण जो है वह ही एक लिपि चिन्ह है। लिपि चिन्ह हर भाषा के अलग अलग होते हैं। हमारी हिंदी भाषा के लिपि चिन्ह में, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। अब चूंकि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या, यदि हम कहें कि देवनागरी लिपि में वर्ण कितने हैं, हमारा आज का जो विषय है वो है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण व वर्णमाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा में जो वर्ण आए हैं वो संस्कृत भाषा से ही आए हैं। संस्कृत भाषा में वर्णों की जो संख्या है वो अलग तरीके से ली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा, चूंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का एक मिश्रित रूप है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, लेकिन समय समय पर हमारे देश में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो हमने अपनी भाषा में, माने भाषा का जब रूप स्थायी हुआ हिंदी भाषा का, तो हमने संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा के वर्णों का भी समावेश किया। तो आज हम आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में ही बताना चाहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण का एक अर्थ ध्वनि से भी लगाया जाता है। ध्वनि, हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि जिसे हम वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनि, अब आप खुद बताइए कि हमारे मुंह से जैसे अ निकला या क निकला, ये ही तो वर्ण है। अगर हम इनके टुकड़े करें तो क्या टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस प्रकार वर्ण जो है इसका अर्थ होता है ध्वनि, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहेंगे। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ध्वनि है, ध्वनि एक मौखिक रूप है और वर्ण जो है लिखित रूप है। भाषा, जब हम किसी भी बात को बोलते हैं तो मुख से निकली हुई जो ध्वनि है, जो मुख से निकला हुआ जो पहली ध्वनि है, उसको, ध्वनि को सिर्फ हम बोल रहे हैं, तो ध्वनि जो है एक मौखिक रूप है और वर्ण जो है एक लिखित रूप है। लिखित रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्या कह सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े, जिसके खंड, खंड कह दो या टुकड़े कह दो, नहीं हो सकते। टुकड़े नहीं हो सकते, हो सकते, वर्ण कहलाती है। अब चूंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। हमने वर्ण की परिभाषा तो देखी। अब हमें जानना है कि चूंकि हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर किसे कहेंगे? स्वर जो होते हैं
ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने में किसी दूसरे वर्णों की या दूसरी भाषा की दूसरी चीज की जरूरत नहीं होती। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। जबकि व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजनों को स्वरों का सहारा लेना होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। अब 11 स्वर जो है ग्यारह स्वर हम आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए इसको अ पढ़ा जाएगा। ओ औ। देखिए ये 11 स्वर जो हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि में लिए जाते हैं। कुछ लोग री से ऋषि को स्वर नहीं मानते,